Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati, and in this video, we are going to do some competency-based question on topic electromagnetic waves. Semiconductor पर करना था, but I don't know why CBSE का मुझे मिला नहीं semiconductor पर जो competency based है. Anyways, जैसे आता है वैसे मैं वीडियो बना देती हूँ, but आज हम electromagnetic waves के ऊपर करते हैं. अच्छे क्वेश्चन हैं. So let's begin with that. Okay, so in your first question you have electric and magnetic field have zero average value. Sorry. Question है study the following statements carefully and then electric and magnetic field have zero average values in a plane electromagnetic wave. For electromagnetic wave, the ratio Kw is independent of wavelength. In an electromagnetic wave, the E and B fields vary with the same frequency and are in opposite phase. And then since E is equals to CB, the energy associated with the electric field is much greater than the associated with magnetic field. इसमें से हमें बताना है correct option. Okay. So basically first को अगर हम देखें have zero average values, तो ये वाला statement तुम्हारा सही है because electric field and magnetic field दोनों के दोनों जो है वो फंक्शन ऑफ साइन होते हैं, साइन एंड कॉस. साइनोसॉइडल वेव या कोसाइन वेव्स होती है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. इस टाइप की इसकी इक्वेशन होती है. सो ये साइनोसॉइडल और कॉस की वेव्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम साइन और कॉस का जब एवरेज करते हैं, ये साइन है और ये कॉस है, तो इसका एवरेज प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो जीरो हो जाती है. सो ये स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारा करेक्ट है. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट वन. बी बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो K by W इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. K जो होता है दैट इज योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, एंड ओमेगा जो है वो तुम्हारा एंगुलर है जिसको हम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का सिंबल, या 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड. अब अगर हम इसका रेशियो लेते हैं K by W, देन इट कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय लैम्डा अपॉन में 2 पाई बाय टी विच इज T by लैम्डा. एंड T by लैम्डा को अगर हम देखें तो 1 बाय लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी की होगी तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट. तो K by W एक कॉन्स्टेंट रेशियो है जो इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ योर स्पीड. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. ये बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E एंड B वेरीज विद द सेम फ्रीक्वेंसी. यस, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है जो हम इसको लिखते हैं एज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी या KX माइनस ओमेगा टी, एंड B इज इक्वल्स टू B नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी. तो ये जो अंदर वाली चीज है ये सेम रहती है. सो दे आर मूविंग विद सेम ओमेगा, सेम फ्रीक्वेंसी, एंड दे ऑल्सो इन सेम फेज के अंदर वो मूव करते हैं. तो ये जो अपोजिट फेज है ये गलत है. दे आर इन सेम फेज बिकॉज यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस अलग से कुछ प्लस माइनस नहीं करते. तो फेज डिफरेंस जीरो है यहाँ पे. दैट मीन्स विच इम्प्लाइज कि फाई जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा. तो ये ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट, सिंस C इज इक्वल्स टू CB, वैसे तो E नॉट इज इक्वल्स टू CB नॉट होना चाहिए और E इज इक्वल्स टू VB होना चाहिए. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो इट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू दैट E नॉट एंड B नॉट वाली वैल्यूज. सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच ग्रेटर देन दैट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा नहीं है, एनर्जी दोनों की सेम होती है. 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और B की भी हम 1/2 म्यू नॉट इंटू B स्क्वायर लेते हैं. और अगर तुम यहाँ पे रिलेशन देखो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट वाला पुट करोगे तो सेम ही चीज आएगी. मैं तुम्हें करके भी बता सकती हूँ. अगर इसके अंदर E इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है तो हम एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. सो एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1 बाय C स्क्वायर म्यू नॉट. तो ये हो जाएगा 1 बाय C स्क्वायर म्यू नॉट इंटू E स्क्वायर, और E बाय C स्क्वायर जो है तुम्हारा वो B होगा क्योंकि E बाय C इज B. सो दैट कम्स आउट टू बी 1/2 म्यू नॉट, और E स्क्वायर बाय C स्क्वायर को हमने लिख दिया B स्क्वायर. तो ये सेम आ गई. तो दे डोंट हैव डिफरेंट की ग्रेटर ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो A और B वाले हैं.
विद दैट मीन्स योर ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे. इन द क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इसमें गलत वाले बताने हैं. फर्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोज इन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स डिक्रीजेस विद टाइम. ये स्टेटमेंट सही है. देखो, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर का मतलब है कि तुम्हारे पास है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा. और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आईडी, वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम. तो अगर डाइलेक्ट्रिक है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से एक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में एक चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस हो जाएगा. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारी चेंज हो ही रही है, बिकॉज पोटेंशियल के साथ तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है बाय द रिलेशन माइनस डी वी बाई डी एक्स. सो बट इट चेंजेस विथ टाइम, तो डिक्रीज विथ टाइम. तो जिस डायरेक्शन में वो डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो तुम्हारा करंट भी उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली करेक्ट वन. नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी. यस, तुम्हें अगर वेव का डायरेक्शन देखना है उसको ई क्रॉस बी से निकाले ना. ये कॉन्सेप्ट अभी हम सेकंड वाले में भी समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे मतलब. तो ये भी सही है. द डायमेंशन ऑफ दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. ठीक है, ये है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट. आर दिस, इसके डायमेंशन सेम है इलेक्ट्रिक वोल्टेज के नहीं, करंट के जैसे. इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशंस के सेम है, वोल्टेज नहीं. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. इंस्टेंटेनियस एनर्जी फ्लो रेट इज अ कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नहीं, देखो एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की. तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है, साइनोसोडल है. तो उनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो एवरेज वैल्यू तो कांस्टेंट आ ही नहीं सकती हमारे पास. वो तो कंटिन्यूसली बदल रही है ना. अगर ये ऐसी वेव है तो कंटिन्यूसली बदलती जा रही है ई की वैल्यू. तो एनर्जी मुझे कैसे इक्वल मिल जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से. 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है वो तुम्हें एनर्जी डेंसिटी देता है. तो अगर तुम्हारी ये बदलती जा रही है तो एनर्जी भी कैसे सेम आएगी. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज light of uniform intensity shines perpendicularly on a total absorbing surface. On decreasing the area of surface, the intensity remains the same. हाँ देखो, इंटेंसिटी होती है कितनी पावर जा रही है पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एब्जॉर्बिंग सरफेस पर उसका कोई लेना देना नहीं है. सो पर यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी सेम ही रहेगी. तो ये भी तुम्हारा सही है. सो द रॉन्ग ऑप्शंस आर सी एंड डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव गिवन द डायग्राम बिलो shows the electric and magnetic components of an electromagnetic wave at a certain time and location में. Which of these electromagnetic waves are traveling towards you? तो अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी है तो तुम इसको ई क्रॉस बी करके निकाल सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर तुम ऐसे समझो कि जो इनवर्ड जा रहा है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर जा रहा है तो उसको तो तुम ले लेना -z से. और अगर आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड मतलब टूवर्ड्स यू, तो उसको ले लेना +z से. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बाय डिफॉल्ट ये x एक्सिस और नीचे ये वाली जो है इसको हम y एक्सिस लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है, तो ये हो जाएगी तुम्हारी i कैप, और b जो है वो नीचे जा रही है तो हो जाएगी -j कैप. तो यहाँ पे E क्रॉस B लगाया, दैट इज I क्रॉस -j कैप. I क्रॉस j k होता है, माइनस का साइन की वजह से -k कैप आया, तो ये हो गई इनवर्ड. ठीक है, अब यहाँ पे E और B ऐसे गिवन है कि B जो है वो I कैप मान लो क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है, और E नीचे जा रहा है तो -j कैप होगा. तो तुम्हारा होता क्या है, E क्रॉस B इज -j कैप क्रॉस I कैप. तो J क्रॉस I इज -k, माइनस का साइन है तो हो जाएगा ये प्लस का k. तो ये हो गया तुम्हारा आउटवर्ड. ठीक है, देन यहाँ पे E नेगेटिव जा रहा है -i कैप, B नेगेटिव आ रहा है -j कैप,
और ई क्रॉस बी करेंगे माइनस आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस आई क्रॉस जे इज के कैप, तो प्लस का के कैप आएगा, ये भी आउटवर्ड हो गया। देन इधर भी सेम करेंगे, ई इज प्लस आई में, ये प्लस जे में, आई क्रॉस जे प्लस का के कैप, तो ये भी आउटवर्ड आ गया। तो तुम्हारा फिगर 2 में 3 में 4 में, मतलब दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट वन। तीनों में ये आउटवर्ड जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स यू आ रहा है, तो ई क्रॉस बी ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम एक और यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, अगर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना तो जस्ट ये राइट हैंड है, जो अपनी फिंगर्स है उसको ई की तरफ रखो और देखो बी किधर कर्ल हो रहा है, बी की तरफ कर्ल कर लो, थंब जहां पर होगा वो इनवर्ड या आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक इजी वन कि फटाफट फटाफट तुम्हारा हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, in next question, question number 4, you have an electrowave of frequency 1 gigahertz travel through an empty space along the z direction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो है प्लस z डायरेक्शन में। मतलब तुम सारी चीजें लिख लिया करो, क्या क्या डेटा गिवन है, उससे तुम्हारा न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, क्योंकि यू कैन फिगर आउट कि अच्छा ये जब गिवन है हम उसको आगे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50 वोल्ट, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट गिवन है तुम्हें 50 वोल्ट पर मीटर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइज्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और ई जो है वो किसके अलोंग है, प्लस एक्स एक्सिस के। देन एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द प्लेन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड बी विल लाई, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है। एंड एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड टी। तो सबसे पहले अगर हम ए पार्ट देखें तो हम बोलेंगे कि बी जो है, कंपोनेंट्स ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। सो देयरफॉर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड will lie in what plane, क्योंकि z और x है तो वो y में हो जाएगी। therefore मैग्नेटिक फील्ड पूछा है किस प्लेन में लाई करेगी, सो मैग्नेटिक फील्ड will lie in तुम्हारे y एक्सिस में, और प्लेन की बात करी जाए तो ये होगा yz प्लेन में, एंड इन yz प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो xz, मतलब जो प्लेन है वो तुम वेव के साथ लेना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो xz में होगा, मैग्नेटिक फील्ड yz प्लेन में होगा, और एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगी, दैट इज y एक्सिस। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ z एंड t। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के, और जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेव प्रोपोगेट हो रही है, वेव जा रही है z डायरेक्शन में, तो के जेड लिख देना माइनस ओमेगा टी, और b हो जाएगा तुम्हारा बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब तुम्हें गिवन क्या है, ई नॉट की वैल्यू गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है तुम्हारे पास 1 गीगाहर्ट्ज की। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो अपन ई पे चलते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से ई नॉट तुम्हारे पास कितना है, सीधा सीधा 50, तो ये रख दिया हमने 50। के होता है तुम्हारे पास 2 पाई बाय लेमडा, और हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, के इज इक्वल्स टू 2 पाई, लेमडा को हम लिख सकते हैं सी बाय न्यू। ठीक है, ये रिलेशन न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा सी बाय न्यू, तो ये सी गया और न्यू पर गया, और जो फ्रीक्वेंसी वो हमें गिवन है 1 गीगाहर्ट्ज की, दैट इज 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁹ बाय सी। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁹। तो E जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, E नॉट दैट इज 50 साइन 2 पाई इंटू 10⁻⁹ z बाय सी माइनस
2 पाई इंटू 10⁻⁹ इंटू टी। चाहो तो 2 पाई इंटू 10⁻⁹ को बाहर निकाला, अंदर रह गया z/c माइनस टी। सो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की पूछी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की जो ये वाली वैल्यू है वो सेम रहेगी, बस आगे का चेंज हो जाएगा। और वो कैसे चेंज होता है, B0 इज इक्वल्स टू सी E0/c। ठीक है, कम होता है तो E0 इज 50/c, तो यही रहने देना। तो B आ जाएगा 50/c साइन, और एज इट इज बाकी की वैल्यू रख दो, क्योंकि जो अंदर वाला फेज होता है वो बिल्कुल दोनों का सेम होता है। तो ये तुम्हारे पास आ गई B की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, E और B निकालना कई बार आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 5th वाला जो है वो कोर्स में है नहीं। सो एन अनफॉर्चुनेट nuclear explosion leaves behind the residual gamma radiation in the vicinity of an explosion site with an average energy density of this 4 into 10⁻⁻⁴ joule per meter cube, minus 14. 4 into 10⁻⁻14. What is the RMS value of the electric field at the radiation? तो ये तुम्हें given है average energy density. एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर हम U की बात करें तो वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और E भी E0 है, मैक्सिमम वाला है। अब अगर हम इसको RMS में करना है तो तुम्हें पता है E RMS का रिलेशन होता है E0/√2, तो E0 जो होगा वो √2 टाइम्स ऑफ RMS होगा। सो एवरेज डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट √2 टाइम्स ऑफ E RMS का होल स्क्वायर। सो U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट 2 E² RMS, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास RMS इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई एवरेज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, विच इज अंडर रूट ऑफ U इज 4 into 10⁻⁻14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लो 8.86 into 10⁻⁻12, एंड देन यू हैव, इसको तुम 8.8 से भी सॉल्व कर सकते हो अप्रॉक्स करके, इनटू ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻2, एंड देन इट वुड बी, अगर हम 6 लेते हैं तो इवन में चलेगी वैल्यूज। ओके, तो 4/8.86, यहाँ पे नीचे तो आ जाएगा 100 -2 से, और यू पॉइंट हटा के ऊपर चला जाएगा 100। सो दिस इज 2, 4 से तो जाएगा नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज बिट ट्रिकी। 2 4 4 3, एंड देन यू हैव टू गेट इसका वो, इसको अंडर रूट से सॉल्व कर दो, यू विल गेट द RMS वैल्यू। एंड अगर तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है तो तुम उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, एल्स 886 का नहीं निकलेगा। 441 होता है 21 का, राइट? 21 into 21 इज 441, और ये तुम्हारे पास है 440, तो अप्रॉक्स 20.9 समथिंग ले लो। तो इसको अप्रॉक्स के अंदर तुम कर देना, 2 का होता है 1.414, और इसको तुम ले लेना 20.8 समथिंग, ठीक है? डिवाइड करके तुम्हारे पास ये RMS आ जाएगा। नेक्स्ट है, कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दिस रेसिडुअल रेडिएशन। हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो C से ही रिलेटेड है, कि E and B are related as E0 by B0 is equals to C, and the strength of E0 is always C times the strength of B0, which is a constant. ठीक है? Strength of electric field is C times the magnetic field and is constant. और अगर कोई दूसरी मीडियम के अंदर भी जा रहा है, वेलोसिटी सी भी है, तो वो V उसकी फिक्स रहेगी। ठीक है, सो आगे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th है, अ डिश एंटीना विद सर्कुलर अपर्चर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर receive digital TV signals from a satellite. The average intensity of the electromagnetic waves that carry a particular TV program is 5 into 10 raised to the power minus 14. इंटेंसिटी गिवन है और हमें निकालना है डिटरमाइन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिलीवर टू द डिश ड्यूरिंग द टेलीकास्ट ऑफ 50 मिनट्स ऑफ अ प्रोग्राम और एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो ध्यान से समझना, जो तुम्हारे पास इंटेंसिटी होती है वो है पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी अपॉन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमसे क्या पूछी गई है, एवरेज एनर्जी, तो दैट वुड बी इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 एंड डिश एंटीना सर्कुलर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर इज 20/100 इंटू 20/100 और टाइम इज 30 मिनट। सेकेंड्स में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर दो, ठीक है। सो नाउ यू कैन simplify this, which is 5 into 22 into 2 into 2 into 6 3 is 18/7 into 10 raised to the power minus 14. Simply solve करना है। 2 2 is 4, 22 into 4 is 88 और 18 5 is 90, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, 9 8 72 प्लस 7 79 और 0 7920/7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 जूल। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर दो, लाइक 7 1 जा 7 एंड अगेन 7 1 जा 7, 22 7 3 जा 21, 10 7 1 जा 7 बचा 3, तो 3 के अंदर हम डेसिमल लगाए 30 तो 4 जा 20 बचा 2 2 जा 14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 जूल। और अगर हम इधर डेसिमल 1 2 3 आगे शिफ्ट करें 1.131 तो ये 3 से कम होके माइनस 11 जूल हो जाएगा। दैट वुड बी योर एवरेज एनर्जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एनर्जी डेंसिटी। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो जो भी एनर्जी इंटेंसिटी है उसको सी से डिवाइड कर दो। एनर्जी डेंसिटी इज I/C, ठीक है। सिंपल सा फंडा है इसका, इसको तुम यहाँ से देख सकते हो। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए या कैसे आए ये समझना, तो एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू I इंटू A इंटू T। अगर हम नीचे C और ऊपर C से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा T इंटू C इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस एंड A इज द एरिया। तो एनर्जी के नीचे I इंटू ATC रखा, TC टोटल बिकम द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू I/C बिकॉज A इज द एरिया, T और C डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम बन जाएगा, I नहीं आएगा, सॉरी। सो दिस गिव्स यू एनर्जी पर यूनिट A इंटू TC, ठीक है, एंड DC इज डिस्टेंस। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी विच इज I/C। I की वैल्यू तुम्हें गिवन है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 एंड C इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। यू कैन सिंपली सॉल्व इट। 5/3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 22 जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। चाहो तो 5/3 को सॉल्व कर लो, टाइम मेरे जैसे जैसे कर लेना एग्जाम के अंदर, बट इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। वैसे तो ईजी है, 5/3 इज 1.333 1.66 सॉरी 1.66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव अ लेजर emits a sinusoidal electromagnetic wave of wavelength 10 micrometer along the x-axis। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तुम्हारी अलॉन्ग x-axis और जो लैम्डा आ रहा है दैट इज 10 माइक्रोमीटर, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस है और ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है 1 मेगा वोल्ट पर मीटर और एक्सप्रेस द वेव इक्वेशन ऑफ ई एंड बी। ओके, तो सबसे पहले ई निकालना है
तो जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये होगा ई नॉट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो लिखते हैं के एक्स, यहाँ पे वो एक्स लिखेंगे, अगर जेड है तो जेड लिखेंगे, वाई है तो वाई, माइनस ओमेगा टी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव जेड में है तो माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, ई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू 10⁻⁶ गिवन है। अब हमें के एक्स माइनस ओमेगा टी के अंदर बस के और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो k इज इक्वल्स टू 2π/λ, सो k इज इक्वल्स टू 2π, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 10 × 10⁻⁻⁶, दैट इज 10⁻⁻5, तो हो जाएगा 2π × 10⁻⁻5। ठीक है, एंड ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो k/ओमेगा तुम्हारा होता है 1/c, तो ओमेगा हो जाएगा kc। ये रिलेशन अपन ने पहले निकाल रखा है। k इज 2π × 10⁻5 into 3 × 10⁻8, so this goes as 6π, 3 2 6 into 10⁻8 + 5 which is 13, तो तुम्हारे पास E आ जाएगा 10⁻6, K is 2π × 10⁻5x minus ओमेगा is 6π × 10⁻13t माइनस के कैप, और B निकालना है तो वो E नॉट बाई C हो जाएगा, तो दैट इज 10⁻6 अपॉन में 3 × 10⁻8, और ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी एज इट इज आ जाएगी, एंड ये मूव करेगा अलोंग, ये K है वो X है, तो ये ऑब्वियसली Y के अलोंग होगा, तो इसको J कैप कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई जो हमने पूछा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की और ये मैग्नेटिक फील्ड की। इसको सॉल्व कर लेना 10⁻6 अपॉन 3/10⁸। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके यूजेस, उसका डिटेक्शन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ याद कर लेना, उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वो पढ़ लेना, जैसे डेंसिटी, एनर्जी एंड एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी छोटा सा चैप्टर 3 नंबर के अप्रॉक्स आता है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।